अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तंबाकू की अच्छी पौध हेतु नर्सरी तैयारी पर जानकारी। मूंगफली की फसल में विभिन्न कीटों की रोकथाम। नकदी फसल के तहत अगर तंबाकू की खेती की बात की जाए तो अभी इसका बिचड़ा डालने का उपयुक्त समय चल रहा है। और इसका बिचड़ा डालते समय कुछ प्रमुख बिंदुओं जैसे भूमि का चयन, उन्नत प्रजातियां और बुआई विधि पर विशेष ध्यान देना होता है। तो किसान भाइयों, आप इन प्रबंधनों को किस तरह से अमल में लाएंगे, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के तकनीकी सहायक डॉक्टर उदय कुमार। जो आपको सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक तंबाकू का रोपाई चलेगा। इसलिए जो किसान भाई अभी तक नर्सरी की तैयारी शुरू नहीं किए हैं वे बिल्कुल शुरू कर दें तैयारी। और इसके लिए सबसे पहला जो बात होता है वो स्थल चयन का होता है। तो पौधशाला का चयन में सबसे बड़ी बात जो है वह ध्यान में रखना चाहिए कि वैसे ज़मीन का, वैसे जगह का आप चयन करें जहाँ की पानी बिल्कुल न लगता हो, क्योंकि पानी लगने से आपके बिचड़े अस्वस्थ होंगे, बहुत मरेंगे और रोग ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जहाँ पे पानी नहीं लगता हो, बिल्कुल नहीं लगता हो, उस जगह का चयन करें। उसके बाद 1 मीटर बाय 10 मीटर का आप बेड बना लें और वह बेड कम से कम आपका 1 फीट जरूर रखिए। जितना ऊंचा बेड रहेगा उतना ज़्यादा आपका जल निकास अच्छा होगा, पानी ऊपर नहीं जमेगा और बिचड़े स्वस्थ रहेंगे। तो जल निकास का अच्छा प्रबंध कर लें। और दूसरी बार जब बेड बन जाए आपका, तब आप उसमें अच्छी तरह से निकाई गुड़ाई करके जितने भी जंगल हैं उसमें से आप निकाल दें। दूसरी बात, आप अपने हिसाब से जो फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं वो करें। जो एक नई बातें हैं कि उसमें देखा गया है कि खेत में जब हम बिचड़ा उखाड़ कर ले जाते हैं तो सिजमनिया, कुढ़िया जिसको आप कहते हैं, बहुत तरह का वायरल डिजीज़ हैं जो पकड़ते हैं। उनसे बचने के लिए आप नीम की खल्ली का प्रयोग अभी ही पौधशाला में करें तो बिचड़ा काफ़ी स्वस्थ निकलता है। क्योंकि जो वायरल डिजीज, जो कुकड़ी होता है, बांझी जिसको आप कहते हैं, उसका असर, उसका इन्फेक्शन इसी पौधशाले में हो जाता है और नीम की खल्ली देने से इसमें काफ़ी हद तक बचाव होता है। इसलिए प्रति कट्ठे के हिसाब से अगर लें आप, या कम से कम 1 बाई 10 मीटर का जो आप बेड बनाते हैं उसमें 2 से 3 केजी नीम की खल्ली आप अच्छी तरह पाउडर बना के आप अवश्य उसमें मिला दें। 1 केजी नाइट्रोजन, 2 केजी DAP या फॉस्फेट और पोटास 1 केजी, इस हिसाब से प्रति कट्ठा के हिसाब से आप सारे बेड में मिला दें और उसको 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें। जब यह बिल्कुल घुलकर तैयार हो जाएगा और मौसम जब धूप निकल जाएगा और बिचड़ा गिराने लायक जब आपका बेड हो जाए, तब आप फिर से निकाई गुड़ाई करके आप बिचड़ा को गिराना शुरू कर दें। बिचड़ा गिराने में ध्यान रखें पौधों की जनसंख्या जितना मीडियम रहे, मतलब ना बहुत ज़्यादा घना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, छेहर नहीं हो। इसलिए आप जो उसके तंबाकू के बीज होते हैं बड़े छोटे होते हैं, काफ़ी संख्या में एक जगह निकल जाते हैं, इसलिए आप उसमें बालू जरूर मिला दें। बालू मिला करके आप उसका बेड के ऊपर छिड़काव करें और खुरपी से हल्का उसको आप निकाई गुड़ाई करके फिर उसको
पाटा चला के या खुरपी से ही या किसी भी भारी सामान से उसको मिट्टी के अंदर दबा दें और जर्मिनेट होने दें। यहाँ पे एक और देखने की बात है कि अर्थवॉर्म और दूसरे कीड़े मकोड़े बीज स्थली में बहुत परेशान करते हैं और बिचड़ा के निकलने में बाधा पहुँचाते हैं। इसके लिए आप थाइमेट या फ्यूराडान का प्रयोग जो आप करते ही हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं है, आप इसको बिल्कुल करें। तो नीम की खली अवश्य दें, चूँकि यह बाकी चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा हटके है, यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद आप हर एक सप्ताह बिचड़ा जब निकल जाए बाहर, तो 1-2 सप्ताह के बाद जब उसमें 2 पत्ते 3 पत्ते आ जाएं, तब से लेकर के हर 5-6 दिन के बाद कोई भी जो अंतःप्रवाही कीटनाशक है उसको लेकर के हर एक सप्ताह आप छिड़काव करते रहें, ताकि उसमें जो भी वाइट फ्लाई है उसका फैलाव नहीं हो और वो वायरल डिजीज जो फैलाते हैं वो उसका इन्फेक्शन नहीं हो। इससे बचने के लिए आप इसका दवा का छिड़काव बराबर करते रहें। जल निकास का बराबर ध्यान रखें, किसी भी स्थिति में जल निकास न हो पाए। और भारी बारिश की स्थिति में जब धूप निकलता है उस समय आप अपना नर्सरी पे बिल्कुल ध्यान रखें उसका। जब भी कहीं बिचड़े गलने वाले नज़र आए, स्पॉट में, जिसको कि गल का बीमारी आप लोग हिंदी में कहते हैं, उसको डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है, उससे बचने के लिए आप बराबर रीडोमिल या कोसाइड जो आती है दवा कॉपर बेस्ड है, ये दोनों को बदल बदल कर एक सप्ताह पर छिड़काव करते रहें तो गल का बीमारी से आप बच जाएंगे। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें कि नर्सरी में जब भी लेबर काम करने के लिए निकाई गुराई करने के लिए जाता है, 2-3 पत्ते के बाद बहुत सारे उसमें वायरल डिजीज हैं जो इन्फेक्टेड जो भी पौधे होंगे उनको छू देने से ही स्वस्थ पौधे में वह बीमारियां चली जाती है। और ये अक्सर वह लेबर जो काम करता है उनके हाथों के द्वारा, उनके खुरपी के द्वारा एक स्वस्थ पौधे में वह कीड़े चले जाते हैं। इसलिए अक्सर ध्यान रखें कि जो लेबर काम करने जाएं वे खैनी ना खाएं। और जब आप अगले सप्ताह अंतिम सप्ताह में बिचड़ों की को उखाड़ करके आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए खेत में ले जाएंगे तो 2 बात जरूर ध्यान में रखिएगा। उखाड़ने के 1 घंटा 2 घंटा पहले, बिचड़ा उखाड़ने के कम से कम 2 घंटा पहले आप उन्हीं अंतःप्रवाही दवाओं का एक बार छिड़काव अवश्य कर दें, क्योंकि उसको उखाड़ के जब आप वहाँ जाकर के खेत में रोपाई करते हैं उसके 15 दिन तक उसमें दवा छिड़कने की स्थिति नहीं बन पाती है और वो 15 दिन तक वह दवा उसके शरीर के अंदर काम करता है जो आगे इन्फेक्शन से बचाता रहता है। तो ये बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं जिसका कि ध्यान अगर नर्सरी में रखा जाए तो हम अच्छे पौधशाला की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे स्वस्थ बिचड़े पैदा कर सकते हैं और अच्छी पैदावार। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ। मूंगफली की फसल में विभिन्न कीटों की रोकथाम। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय पर मूंगफली बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी और इस फसल पर प्रारंभ से ही अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है जो कि इसकी फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, मूंगफली फसल में इन कीटों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से प्रबंधन कार्य अपनाएं, इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मूंगफली एक नकदी फसल है जिसका उत्पादन कम होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है कीटों का आक्रमण। तो मूंगफली की फसल में रस चूसक कीट जैसे माहू, फुदका, थ्रिप्स आदि का प्रकोप होता है।
ये कीट पौधों का रस चूस कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही पीत शिरा मोजेक जैसे रोग का वाहक का कार्य भी करते हैं। इन्हीं कीटों में दूसरा कीट है दीमक। यह कीट मूंगफली की फसल का एक भयंकर कीट है। यह पौधों की जड़ों को काटकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। असिंचित क्षेत्रों में इस कीट से फसल को ज्यादा क्षति देखी गई है। मूंगफली की फसल में लगने वाला तीसरा कीट है सफेद सूंडी या व्हाइट ग्रव। इस कीट का प्रकोप मूंगफली की फसल में मध्य जुलाई से सितंबर तक ज्यादा देखा गया है। यह कीट फसल की प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। इसी में तीसरा कीट है विहार रोमिल सूंडी। यह कीट मध्यम आकार का होता है, जिसके पंखों पर काले धब्बे होते हैं। इसकी सूंडी नारंगी रंग की होती है। यह पत्ती की ऊपरी सतह को खा जाता है, जिससे पौधों की भोजन बनाने की क्रिया बाधित होती है। इसी के अंतर्गत जो पांचवा कीट है वह है तंबाकू की इल्ली। इस कीट की सूंडी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी व काले हरे रंग की होती है। इसकी सूंडी पत्तियों को खाती है, जिससे उत्पादन में काफी हानि होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन उपरोक्त कीटों के समेकित नियंत्रण की, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सस्य क्रियाओं के द्वारा कीट प्रबंधन पर। तो सर्वप्रथम खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करें। कीटग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। हमेशा कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। खेत की नियमित साफ सफाई करें, अर्थात खेत को खरपतवार मुक्त रखें। खाद की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल के चारों ओर रक्षक फसल जैसे मक्का आदि का प्रयोग करें। आइए बात करते हैं इनके जैविक नियंत्रण के बारे में। कीटों के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित दवा का 5% घोल बनाकर छिड़काव 7-7 दिनों के अंतर पर करें। इसके अतिरिक्त NPV 250 LE का 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। इससे फली छेदक व पत्ती भक्षक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। आइए बात करते हैं यांत्रिक क्रियाओं द्वारा प्रबंधन पर। इसके अंतर्गत खेत में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए चिपचिपे प्रपंच का प्रयोग करें। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके क्षेत्रीय अभियान चलाना चाहिए एवं खेत में टी आकार की खूंटियों का प्रयोग करें, जिस पर पक्षी आकर बैठेंगे और कीटों को खाकर संख्या कम करेंगे। इतने उपाय करने के बाद भी यदि कीटों का प्रकोप यदि आर्थिक क्षति स्तर को पार कर जाता है, तब रासायनिक नियंत्रण कर प्रयोग करें, जिसमें रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ मिला दें। सफेद सूंडी की रोकथाम के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5% हेप्टाक्लोर या थीमेट 10%, दानेदार 15 किलोग्राम मात्रा भूमि में मिला दें। प्रौढ़ सूंडियों को खत्म करने के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC की 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। विहार रोमिल सूंडी के कीट के नियंत्रण के लिए पैराथियान 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भी प्रभावशाली होता है। किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को अमल मिलाकर यदि आप इन कीटों का समेकित प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही आपको इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बकरियों में PPR रोग की समस्या और इसके बचाव उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बरसात के मौसम में अगर बकरियों में होने वाले रोगों की बात की जाए तो PPR रोग प्रमुख रूप से दिखाई देता है। ये वायरस से होने वाला रोग है जिसका नियंत्रण अगर समय से ना किया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे बकरी पालक भाई बकरियों को इस रोग से किस प्रकार से बचाएंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं
बकरियों में बहुत से रोग होते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग हैं, परजीवी रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं। उन्हीं में से एक विषाणु जनित जो रोग है, जिसको हम PPR कहते हैं या बकरियों की प्लेग कहते हैं, ये अत्यधिक संक्रामक और बहुत ही घातक विषाणु जनित रोग है। मुख्यतः ये रोग भेड़ एवं बकरियों में ही पाया जाता है। विशेषकर जो भेड़ और बकरियों के जो नवजात बच्चे हैं, उनमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और इसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। इस रोग में बकरियां ज़्यादा ग्रसित होती हैं भेड़ों के अपेक्षा। बकरियां करीब 90% तक प्रभावित हो सकती हैं और मरने की संख्या 40 से 70% तक हो सकती है। और इसमें जो है मांस उत्पादन कम हो जाता है और खाल की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। रोग जो फैलने का माध्यम है, ये रोग बीमार बकरियों के माध्यम से स्वस्थ बकरियों में फैलता है तथा कई बार जो गाभिन मादा हैं उससे नवजात बच्चों में भी ये बीमारी फैल जाती है। जो इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड है, ये अगर एक बार रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो रोग फैलने का जो 4 से 10 दिनों तक हो सकता है। बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, इसमें तेज बुखार आता है, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाता है। मुंह से झाग आता है, नाक तथा आँख से पानी आता है और बाद में लसलसे स्राव में ये बदल जाता है। होंठ तथा जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और पशुओं को चारा खाने में या चरने में दिक्कत होती है। बकरियों को सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस आँख में कीचड़ हो जाता है तथा आँखों की पुतलियाँ जो है आपस में सट जाती हैं। बीमारी के 1 सप्ताह के अंदर जो तीव्रता से ग्रसित बकरियाँ हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि समय से इलाज नहीं किया गया तो इसमें मृत्यु अवश्य हो जाती है। कभी कभी तेज बुखार में जो गाभिन बकरियां हैं, उनमें जो है गर्भपात भी हो जाता है। जो रोग की जांच है, उसके लिए हमको रोग के लक्षणों के द्वारा या एलिसा एक जो है विधि है, उसके द्वारा करते हैं। एलिसा के लिए हमको प्रयोगशाला में जाना पड़ता है या जहाँ पे अच्छी लैब है वहीं पे करा सकते हैं। रोग से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो संक्रमित बकरियां हैं उनसे स्वस्थ बकरियों को अलग रखें और बाज़ार से जो खरीद करके बकरियां ला रहे हैं उनको लगभग 15 दिनों तक अपने घर की बकरियों से अलग रखें। कई बार क्या होता है, जो बाज़ार से बकरियां लाई जाती हैं वो बीमार होती हैं और जैसे जो घर की स्वस्थ बकरियां हैं उनको साथ में रखने से उनमें भी बीमारी आ जाती है। बीमार बकरियों का जो चारा पानी है उसकी व्यवस्था अलग रखें। जो बकरियां बीमार हैं उनके रहने और खाने पानी की व्यवस्था अलग रखें और मृत बकरियां जो हैं उनको गड्ढा खोद करके ज़मीन में दफनाएं। और जैसे ही रोग फैलता है वैसे ही शीघ्र अपने जो पास के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। रोग के उपचार के लिए कोई ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, चूँकि विषाणु जनित रोग है। फिर भी जीवाणु जनित रोगों के लिए जो है द्वितीय संक्रमण ना होने पाए, इसके लिए हम एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इनरोसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको सुबह शाम इंजेक्शन के माध्यम से लगा सकते हैं। इससे मुँह के छाले जो हैं उनके लिए जो लाल दवा आती है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, उसके घोल से उसको साफ़ करें और उसमें सुहागा जो है सुहागा का पाउडर बना लें और 4 भाग शहद मिला लें और उसको जो जहाँ पर छाले हैं वहाँ पर लगाएं, तो इससे जीभ के छाले ठीक हो जाएंगे। बुखार होने पर पैरासीटामॉल का इस्तेमाल करें और दस्त होने पर जो है उनको दस्त से बचाने के लिए दवाई देनी चाहिए। अगर उपरोक्त जो है इस तरीके का उपचार करेंगे तो इससे जो है बकरियां शीघ्र ठीक हो जाएंगी। इस बीमारी के बचाव के लिए एक टीका उपलब्ध है। उस टीके को जिन बकरियों की आयु 4 माह की होती है उससे अधिक आयु पे लगाते हैं। ये वर्षा ऋतु से पहले लगाया जाता है, मानसून आने से पहले लगाते हैं। 1 मिलीमीटर सबकुटेनियसली या जो खाल है उसके नीचे लगाते हैं और इस टीके का असर लगभग 3 वर्ष तक रहता है। जो बकरियां गाभिन हैं या ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी में है उनको ये टीका नहीं लगाना चाहिए। उनको जब ब्याह जाए उसके बाद ये टीका लगाना चाहिए। अगर PPR का टीका लगाया जा रहा है तो इस रोग के फैलने की संभावना बहुत कम होगी। और यदि किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं तो इस रोग का टीका अवश्य लगवाएं ताकि PPR रोग से या बकरियों के प्लेग से बचा जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बिरसा जिला रांची से विकास चौरसिया ने।
यह दुधारू पशुओं में अफरा रोग की समस्या के निदान पर जानकारी चाहते हैं। तो विकास जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बरसात के दिनों में घास खाने से जो है पशुओं में अफरा रोग हो जाता है। अफरा रोग में क्या होता है कि पशु का जो है एकाएक जो है पेट फूल जाता है, उसमें गैस भरने से पेट फूल जाता है, बहुत दर्द होता है, पशु बेचैन हो जाती है, पेट के तरफ जो है बार बार घूम के पशु देखती है, अपना वो लात भी कभी कभी चला के इंडिकेशन देता है और बहुत बेचैनी बना रहता है पशु में। तो जिसके कारण जो है अगर गैस सही टाइम पे उसका अगर निकास नहीं होता है तो फिर वो डायफ्राम को रप्चर करके उसका जो है फिर मौत का कारण बन जाता है। इसके लिए जो है हम लोग उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए जो है पशु के जो है बाएं तरफ का जो पेट है फुला हुआ भाग पे उसे थोड़ा तेल से या गर्म पानी से या गर्म कपड़े से थोड़ा सा मसाज करें। और कोई भी अगर दवाई है, एंटी ब्लॉट जो पिलाने वाली दवाई होती है, ब्लोटोसील हो गया, बहुत सारी दवाई आती है, उसको इमीडिएट पिलाएं। और उससे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो जो है आप लोग का घरेलू उपचार जैसे करते हैं, सरसों का तेल, तारपीन का तेल मिला के पिलाने से भी लाभ मिलता है। पशु का जीभ निकाल के रखें, मुंह खुला थोड़ा देर रखें तो उससे पशु को जो है आराम मिलेगा। और ये सब करने के बाद अगर पशु हमारा जो है नॉर्मल नहीं होता है, उसका गैस नहीं निकलता है, तो एक मोटा सा नीडल लेके जो है बाएं तरफ उसके रूमेन में डायरेक्ट पंचर करें और डायरेक्ट जो है गैस का एक्सपल्सन होगा, जो थोड़ा देर के लिए पशुओं को वो आराम मिलेगा। उसके बाद जो है डॉक्टर के सलाह से जो है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, एंटी ब्लॉट ड्रग ये सब दें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। आपके जो है लगाया हुआ जो है वो संपत्ति है, जो पूंजी है, उससे आपको लाभ मिलेगा। पशु के भी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, उसकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पपीता के अधिक उत्पादन देने वाली किस्म और रोपाई विधि, जैव कीटनाशी बनाने की विधि एवं इसके लाभ पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।